अगला सवाल है इकोनॉमी से रिलेटेड, जो है 5 ईयर प्लान्स के रिलेटेड। इकोनॉमी में कुछ पढ़ो ना पढ़ो 5 ईयर प्लान्स जरूर पढ़ लेना, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा है कि पहली बार सेल्फ रिलायंस का जो ऑब्जेक्टिव था वो कौन से 5 ईयर प्लान में लाया गया था। पहली बार सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव था वो कौन से 5 ईयर प्लान्स के अंदर लाया गया था। तो एक एक कर सबको देख लेते हैं, पता चल जाएगा क्या हो सकता है आंसर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लाया गया था 1951 में और 1956 तक, जिसका मेन उद्देश्य या मेन ऑब्जेक्टिव था प्राइमरी सेक्टर को बढ़ाना, जिसके अंदर था एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, इरिगेशन सिस्टम्स को, इरिगेशन चैनल्स को बढ़ाना, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना, मार्केट्स को बढ़ाना, एग्री मार्केट्स को। तो ये उद्देश्य थे पहले 5 ईयर प्लान्स के कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं उन पर ध्यान देना। तो सेल्फ रिलायंस की बात इसमें कहीं नहीं की गई थी। दूसरा 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था 1956 से 61 तक, जिसके अंदर बात की गई थी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसके अंदर स्टील के प्लांट्स बनाए गए, बड़े बड़े उद्योग खड़े किए गए। जैसे हम माने तो स्टील के भिलाई में प्लांट बनाया गया, दुर्गापुर में बनाया गया, राउरकेला में बनाया गया। तो बड़े बड़े गवर्नमेंट PSUs बनाए गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाई गई, जो भारत सरकार के अंडर काम कर रही थी। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन दूसरे 5 ईयर प्लान का मोटिव हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान भी नहीं है, तो हमने फर्स्ट कैंसिल कर दिया, सेकेंड कैंसिल कर दिया। थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान था 1961 से 66 तक। इसका था कि हमें इम्प्रूव करना है, इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जो हमारी खाद्य प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, उसको बढ़ाना है। वीट की, गेहूं की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, सेल्फ जनरेशन करना है, खुद से ही पैदा करना है। क्योंकि हम बहुत सा इंपोर्ट क्या करते थे, जितना भी गेहूं चावल है हम बाहर से इंपोर्ट क्या करते थे, उसको अच्छा करना था, खुद पे सेल्फ जनरेशन। एक तरह से सेल्फ रिलायंस की बात इनडायरेक्टली थर्ड 5 ईयर प्लान में की गई थी। सेल्फ जनरेशन की बात की गई थी, इसके अंदर सेल्फ जनरेशन की इनडायरेक्टली की गई थी, सेल्फ रिलायंस की, कि हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा खाने के मामले में। किसको इंप्रूव करना था? इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, खाद्य उत्पादकता को बढ़ाने की बात की गई थी इसके अंदर, एग्री प्रोडक्टिविटी। लेकिन 1962 और 1965, 62 में हुआ इंडो चाइना वॉर, इंडो चाइना का साथ वॉर, और 65 में आया इंडिया और पाकिस्तान का वॉर। तो ये जो 5 ईयर प्लान था ये कामयाब नहीं हो पाया, जो ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि हम वॉर में थे, इंडिया लड़ाई लड़ रहा था। तो जितना भी जो भी हमने सोचा था कि उत्पादकता बढ़ाएंगे, जो पैसे इसमें डाले थे वो पैसे डिफेंस की तरफ जाने पड़े। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में एक तरह से हम मान लें तो सेल्फ रिलायंस की इसमें इनडायरेक्टली बात की गई थी। अगर अगला देखें, अगर हम थर्ड को ऑप्शन बना के रखें कि ये ठीक हो सकता है, तो फिर है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर हमने कहा था कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हम सेल्फ रिलायंस बनेंगे एग्रीकल्चर में भी और डिफेंस में भी, एग्रीकल्चर में भी डिफेंस में भी। लेकिन मेन बात की गई थी कि हम इरेडिकेट करेंगे पॉवर्टी को, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे,
अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की गई थी इसमें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। जस्टिस की बात की गई थी इसके अंदर, न्याय दिलाने की बात की गई थी। सेल्फ रिलायंस की बात की गई थी, रिलायंस की बात जरूर की गई थी, लेकिन एग्री और डिफेंस में भी की गई थी, दोनों के लिए सेल्फ रिलायंस की भी बात की गई थी। तो थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, लेकिन अभी हमने फोर्थ नहीं देखा है, तो और फोर्थ ऑप्शन में है नहीं। फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान, वो था 1969 से 1974 तक, जिसके अंदर साफ साफ कहा गया था कि हमको ग्रोथ लेनी होगी, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के साथ हमको आगे बढ़ना होगा, स्टेबिलिटी के साथ हमको ग्रोथ चाहिए, और प्रोग्रेस टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस, प्रोग्रेस करना होगा सेल्फ रिलायंस की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ, आत्मनिर्भर बनना होगा। ये भी इतना कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि 71 के अंदर हम फिर से पाकिस्तान के साथ वॉर में चले गए, जो बांग्लादेश को लिबरेट कराया था। तो फोर्थ के अंदर खुले तौर पर सेल्फ रिलायंस यूज किया गया था वर्ड, और सेल्फ रिलायंस की बात की गई थी। और यहाँ पे कहा गया कि फर्स्ट टाइम कब कहा गया था, तो फर्स्ट टाइम मानो तो फोर्थ में था, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में ही नहीं है, फिफ्थ ऑप्शन में है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम तो होगा नहीं। तो फर्स्ट टाइम अगर फोर्थ ऑप्शन में नहीं है और थर्ड में इनडायरेक्टली कहा है कि हमको सेल्फ जनरेशन या सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है, तो करेक्ट होगा थर्ड, मतलब कि थर्ड जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो है कि थर्ड 5 ईयर प्लान जो लाया गया था 61 से 66 के बीच में, जो सेल्फ जनरेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, वो इनडायरेक्टली सेल्फ रिलायंस की भी बात कर रहा है। आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा ना हमको एग्रीकल्चर में, खाद्य उत्पादन में, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि इसमें लिखा है कि पहली बार कब की गई थी, तो फोर्थ होना चाहिए था इस मामले में तो, लेकिन फोर्थ है नहीं, तो इनडायरेक्टली थर्ड ने भी बात की गई थी, क्योंकि फिफ्थ हो नहीं सकता, क्योंकि फिफ्थ से पहले ही फोर्थ ने कह दी थी ये बात, इसीलिए ऑप्शन है थर्ड। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया था 74 से 79 तक, 1974 से 79 तक। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है साइंस से रिलेटेड, 10वीं तक की साइंस पढ़नी जरूरी है आप लोगों को, इसके लिए 10वीं तक की साइंस आनी चाहिए बस। पूछा क्या है, हाउ डज हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन फैसिलिटेटिंग द एक्शन ऑफ पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एक एंजाइम है जो आपके जो स्टमक है, पेट है, उसके जो सेल्स हैं वहाँ से रिलीज होता है, जो स्टमक की लाइनिंग्स हैं वहाँ से रिलीज किया जाता है। और HCl किस काम में मदद करता है पेप्सिन की। ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो आप पहले समझ लीजिए, ऑप्शन हम बाद में देख लेंगे। जो हमारा पेट स्टमक है, उसका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो रिलीज करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो रिलीज करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH रहता है करीबन, जिसका pH रहेगा करीबन 1.8, एसिडिक मीडियम है, 1.8 है, मतलब एसिडिक मीडियम है, 7 से नीचे जाओगे तो एसिडिक मीडियम है, और HCl तो एसिड है, तो ये एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है HCl आपके स्टमक में, और स्टमक ही पेप्सिन भी रिलीज करता है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो रिलीज करता है आपका स्टमक। पेप्सिन का काम क्या है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर जो भी प्रोटीन है उसको स्मॉलर पार्ट्स में पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। पेप्टाइड्स में जो भी प्रोटीन है आपके खाने में उसको पेप्टाइड्स में डिवाइड कर देता है या कन्वर्ट कर देता है, जो आपके डाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटीन टूटेगा नहीं, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तो डाइजेशन सिस्टम आपका प्रॉपरली काम नहीं करेगा।
कॉन्स्टिपेशन वाली दिक्कत आ सकती है। और ये पेप्सिन जो एंजाइम है ये सही में असली काम तब करेगा, अच्छे से काम तब करेगा जब इसको एसिडिक मीडियम मिलेगा, एसिडिक इन्वायरमेंट मिलेगा स्टमक में, तब ये अच्छे से काम कर सकता है। जितना एसिडिक मीडियम होगा, इस एनवायरनमेंट होगा, उतना अच्छा काम करेगा पेप्सिन एंजाइम, प्रोटीन्स को डिवाइड करने में, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने में। तो पूछा क्या है कि HCl किस तरह से मदद करता है पेप्सिन की। तो एक एक करके देख लेते हैं हम कौन सा सही हो सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। एसिडिक मीडियम तो क्रिएट करता है, HCl क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम जो फैसिलिटेट, जिसकी वजह से मदद मिलती है पेप्सिन को, प्रोटीन्स को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने में। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरे जो अभी लिखे हुए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स ब्रेक डाउन पेप्सिन, नहीं, पेप्सिन मदद करता है ब्रेक डाउन करने में प्रोटीन्स को। HCl क्रिएट्स एन अल्कलाइन मीडियम, ये तो पहले ही गलत कर दो, अल्कलाइन मीडियम नहीं है, एसिडिक मीडियम है। HCl क्रिएट्स बेसिक मीडियम, ये भी गलत है, बेसिक मीडियम में नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन पहला सही है। ये साइंस का सवाल था, 10वीं तक की साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी, कोई भी पेपर हो। अगला सवाल है सेंसस 2011 से लेकर। सेंसस किसी भी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेंसस के अभी तक ही 3-4 सवाल हम देख चुके हैं सेंसस से रिलेटेड, जनगणना से लेकर। तो सेंसस के बारे में जो भी लेटेस्ट सेंसस आता है उसको जरूर देखें, उसके डाटा को जरूर देखें। और लेटेस्ट अभी के लिए है 2011 का सेंसस, क्योंकि 2021 का जो आना था वो कोविड की वजह से नहीं आ पाया। तो जो 2011 का सेंसस है, सवाल है कि 2011 के हिसाब से मेल लिटरेसी रेट कितना है भारत में, पुरुषों की साक्षरता कितनी है भारत में। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें भारत में, तो लिटरेसी रेट है 80, पुरुषों की है 82.14%, मेल्स की, फीमेल्स की है 65.43%, फीमेल्स की 65.43%। और अगर एवरेज देखें दोनों का तो है करीबन 74% भारत की साक्षरता। मतलब भारत में महिलाओं की लिटरेसी रेट पुरुषों से काफ़ी कम है। जहां वो 82.14 पर है, यहाँ पे है 65.43। और पुरुषों की और एवरेज है भारत की, अगर टोटल भारत की लिटरेसी रेट देखें तो है 74%। भारत की लिटरेसी रेट है 74%। अगर लिटरेसी रेट के मामले में हम सबसे हाईएस्ट देखें कि सबसे ज़्यादा किस राज्य के अंदर है, तो केरला में है सबसे हाईएस्ट, करीबन 94% की लिटरेसी रेट। और लोवेस्ट देखें, सबसे कम देखें तो वो है बिहार में। बिहार की लिटरेसी रेट है 63.8%, सबसे लोवेस्ट बिहार की है। तो ऑप्शन देखें इनमें, तो ऑप्शन के हिसाब से भारत की मेल लिटरेसी रेट 2011 के हिसाब से है 82.14%। तो ये चीज़ जरूर याद रखें, जो भी डाटा आता है उसके हिसाब से। जैसे अगर ये पूछ लें कि भारत की सेक्स रेशियो क्या है, लिंग अनुपात क्या है भारत का 2011 के हिसाब से, तो सेक्स रेशियो 2011 के हिसाब से भारत का है 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। मतलब कि 1000 पुरुषों पर 943 फीमेल्स है, महिलाएं हैं भारत के अंदर। सेक्स रेशियो ये तो हो गई, हमने देख लिया लिंग अनुपात। अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो देखें, बाल लिंग अनुपात देखें, तो ये है जो 0 से 6 साल के बीच के बच्चे हैं, उनके अंदर कितनी लड़कियां हैं या कितने लड़के हैं, तो वो है करीबन 914 लड़कियां 1000 लड़कों पे। मतलब कि जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं देश के अंदर,
उसके अंदर 914 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। ये जो हालत है वो और ख़राब हो चुकी है, क्योंकि अगर इसको सुधारना था तो सबसे पहले इसको सुधारना होगा। ये सुधरेगा तो ही तो ये सुधरेगा, क्योंकि जो बच्चे अभी लड़कियां ही कम पैदा ही कम हुई हैं तो आगे बढ़ेगी भी कम। तो ये सुधरता तो ये सुधरता, मतलब आगे वाले आने वाले सेंसस में ये और ख़राब होगा, लिंग अनुपात और ख़राब होने वाला है। तो ऐसी ऐसी जो डाटा है सेंसस से रिलेटेड वो ज़रूर पढ़ें। सेंसस हर 10 साल में आता है, हर 10 साल में, हर 10 साल के अंदर। आज़ादी के बाद पहला सेंसस आया था 1951 में, फिर 61, 71, 81, 2001 और लेटेस्ट है 2011 का। इनको प्रोड्यूस जो करता है, जो निकालता है सेंसस जनगणना, वो है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। गृह मंत्रालय के अंदर आता है सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल का ऑफिस, जो सेंसस निकालता है हर 10 साल में। पहला सेंसस आया था 1872 में, जब लॉर्ड मायो वाइसरॉय हुआ करते थे देश के, मायो 72 में। लेकिन पूरा जो फुल सेंसस आया था पहली बार देश के अंदर, जो पूरा का पूरा, इसके अंदर ये पार्शल सेंसस था, ये पूरा सेंसस है जो लाया गया था 1881 में, जिस टाइम पे लॉर्ड रिपन वाइसरॉय हुआ करते थे देश के। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है साइंस से रिलेटेड, 10वीं तक की साइंस पढ़नी है। तो पूछा है क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला क्या है? क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला क्या है? क्लोरोफॉर्म को हम ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन। अगर ये भी आपको पता होगा तो भी आप सवाल सॉल्व कर लोगे। क्लोरोफॉर्म को ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन है और 1 मीथेन का मॉलिक्यूल है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं CHCl3 को। ये है क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला। ये ऑप्शंस गलत हैं। ये है डाइक्लोरोमिथाइल, ये डाइक्लोरोमीथेन, ये क्लोरोमिथाइल। अगला देखते हैं सवाल। ये है ज्योग्राफी से रिलेटेड या फिर जीके का मान लीजिए, और सबसे सिंपल सवाल है। ये तो आई थिंक 5th या 6th में सब पढ़ाया जाता है कि कितनी परसेंटेज ऑक्सीजन है हमारे इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर में, कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है। ये सबसे सिंपल सवाल था अब तक के जितने सवाल हमने सॉल्व किए हैं। एटमॉस्फेयर की बात करें हम, अपने पर्यावरण की, एटमॉस्फेयर के अंदर या वायुमंडल के अंदर सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, जो है करीबन 78% नाइट्रोजन। उसके बाद है ऑक्सीजन, जो है करीबन 21%। उसके बाद है आर्गन, आर्गन है करीबन 0.9%। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे करके बहुत सारे हैं, जो है 0.0 समथिंग %, 3%, 4% समथिंग कुछ। तो ये 3-4 जरूर याद रखिए। स्टार्टिंग के 3 याद रख लेंगे बहुत हो जाएगा, इसके आगे का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसके हिसाब से ऑक्सीजन कितना है? 21%। सबसे सिंपल सवाल था ये अब तक का। अगला देखते हैं। अगला सवाल है करंट से। ये सब करंट का सवाल है। ऐसा मत सोचिए कि देश भर के सारे नेता, स्पोर्ट्स पर्सन, जो पर्सनैलिटीज़ है, फेमस पर्सनैलिटीज़, उनके बारे में पढ़ना ही है। जो न्यूज़ में है 1 साल के अंदर, उसको ज़रूर पढ़ना है। अब देखिए, ये जितने भी नाम हैं आपको पता हो ना हो, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो ज़रूर याद होगा। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर एसोसिएटेड विद द बॉक्सिंग। बॉक्सिंग से इन चारों में से कौन संबंध खाता है, कौन बॉक्सिंग करता है? अगर इनको जानते हैं तो आपको नाम पता है, नहीं जानते तो फोटो देख लीजिए, नाम मैं बता दूंगा।
पहला ऑप्शन है अर्चना कामत। अर्चना कामत नाम भी नहीं पता होगा अगर आपको, तो भी अगर न्यूज़ देखी हो तो याद होगा 2022 के अंदर अर्चना कामत कोर्ट चली गई थी क्योंकि इनको कॉमनवेल्थ गेम्स का पार्ट नहीं बनाया था। कॉमनवेल्थ गेम्स की जो टीम थी टेबल टेनिस की, कौन सी टीम? टेबल टेनिस की जो टीम थी उसका इनको मेंबर नहीं बनाया था, जिसके खिलाफ ये कोर्ट चली गई थी। तो अर्चना कामत है टेबल टेनिस से रिलेटेड, टेबल टीटी से रिलेटेड। लोवलीना बोर्गेन को 2020 का जो टोक्यो में, जो 2021 में कराया गया था, उसको 2020 का ओलंपिक्स कहते हैं, लेकिन कराया वो 2021 में गया था क्योंकि कोविड था। तो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उनके अंदर बॉक्सिंग में इनको क्या मिला था? ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग के अंदर। तो याद रखना, ओलंपिक्स में इंडिया को जब भी कोई मेडल मिलता है वो इम्पोर्टेंट है। ब्रॉन्ज मेडल मिला था टोक्यो ओलंपिक्स में, तो बॉक्सिंग से रिलेटेड था और पूछा किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से ही रिलेटेड। तो आपका सवाल का जवाब है लोवलीना बोर्गेन। तो ये है टीटी, ये है बॉक्सिंग। अगला देख ही लेते हैं, जब कर रहे हैं तो अगला भी देख लेते हैं। हिमा दास तो बहुत बार न्यूज़ में आई है। नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है 400 मीटर की हिमा दास, जिनका रिकॉर्ड है 50.79 सेकेंड 400 मीटर की। हिमा दास स्प्रिंटर है, स्प्रिंट करती है, दौड़ती है। फिर है मोनिका बत्रा, इसका नाम है मनिका बत्रा देश की सबसे टॉप की टेबल टेनिस प्लेयर हैं, टीटी की प्लेयर हैं, देश की टीटी की प्लेयर हैं मनिका बत्रा। तो ये सब चीज़ याद रखिए, जो नाम न्यूज़ में है उनको जरूर याद रखते जाइए। कोई भी फेमस पर्सनालिटी हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, म्यूजिक से रिलेटेड हो, किसी से भी हो। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल 2022 से रिलेटेड करंट का सवाल है। देखिए ये भी करंट का सवाल है, पता होगा नहीं, लेकिन करंट में अगर पता हो, करंट पढ़ा हो, तो ये सवाल सॉल्व किया जा सकता है कि इनमें से कौन से म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनको बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला था एम्स्टरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में। 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, CGL का, GS का, और 2022 से रिलेटेड जो भी करंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी सवाल हैं 2022 से करंट से ही आए हैं। तो इनमें से कौन थे वो म्यूजिक डायरेक्टर, इन चारों में से, जिनको ये अवार्ड मिला था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एम्स्टरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? अगर आप इनको जानते हैं तो सवाल का जवाब पता है, नहीं जानते हैं तो पता लगा लेते हैं। A.R. रहमान साहब नहीं हैं, संतोष नारायण नहीं हैं, हरीश जयराज नहीं है, इलैयाराजा है। आई इलैयाराजा साहब ने करीबन 7000 गानों को कंपोज किया है, करीबन 20,000 कॉन्सर्ट्स किए हैं, और बहुत सारे गानों को म्यूजिक स्कोर दिया है। इलैयाराजा साहब को पद्मश्री से नवाजा जा चुका है, और इनको ही 2022 के अंदर फिल्म फेस्टिवल, जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल एम्स्टरडैम में हुआ था, उनके जो कंट्रीब्यूशन था म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ, उसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला था, इलैयाराजा साहब। तो ये चीज़ याद जरूर रखिएगा, करंट का सवाल था। अगला सवाल देख लेते हैं। सबसे इजी सवाल है ये, लगभग हर पेपर में पूछा गया है पिछले 7-8 सालों के अंदर। 2015 के बाद से इसको हर पेपर ने पूछा है कि 2015 के बाद प्लानिंग कमीशन को किस बॉडी ने रिप्लेस किया। प्लानिंग कमीशन हुआ करता था पहले 50 से 1950 के आसपास से, 2015 तक प्लानिंग कमीशन देश में काम कर रहा था। जो 5 ईयर प्लान्स थे, 5 वर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी देश के अंदर,
जो हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले, 5 ईयर, फर्स्ट 5 ईयर, सेकंड 5 ईयर, थर्ड 5 ईयर, ऐसे 12 5 ईयर प्लान्स बन चुके हैं, बनाए गए थे, वो सब बनाए थे प्लानिंग कमीशन ने। लेकिन अब प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन उस हिसाब से नहीं कर पा रहा था काम जिस हिसाब से भारत को ग्रोथ चाहिए थी। तो उसको हटा के एक नई बॉडी बनाई गई, वो थी नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग बनाया गया 2015 में। नीति आयोग ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में नहीं लिखा है नीति आयोग के बारे में, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब किसी भी कानून से नहीं आई है। अगर तो कोई बॉडी जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका मतलब है संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है। और कोई बॉडी रहती है स्टैट्यूटरी, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि उसके बारे में लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा है लेकिन कानून बनाया है उसके बारे में संसद ने। तो ना तो ये नीति आयोग संविधान में लिखी हुई है, ना ही इसके बारे में कभी कानून बनाया है। एक नोटिफिकेशन आया कि नीति आयोग का गठन किया, एक बॉडी होगी नीति आयोग, जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, और नीति आयोग के स्ट्रक्चर बता दिए गए। जैसे नीति आयोग का स्ट्रक्चर है, इनके अंदर एक है चेयरमैन जो होगा प्रधानमंत्री, एक है वाइस चेयरमैन, और एक सीईओ, और बहुत से मेंबर्स सीईओ। जैसे अभी के लिए है नरेंद्र मोदी साहब, वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, और सीईओ है BVR सुब्रमण्यम साहब, ये हैं तीनों जो इंपॉर्टेंट मेंबर हैं नीति आयोग के अभी प्रेजेंटली। और सबको देख लेते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई थी 2016 में बनाई गई थी MPC कमेटी, जिसके अंदर 6 मेंबर्स रहते हैं। 3 मेंबर्स हैं RBI की तरफ से और 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से, जो मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं, RBI की पॉलिसीज देखते हैं कि बैंक रेट क्या होगा, रेपो रेट क्या होगा देश के अंदर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2009 में बनाया गया था, किसकी वजह से? 2002 के कंपटीशन एक्ट की वजह से, जिसको MRTP एक्ट को हटा के बनाया गया था। नैबफिट, इसके बारे में 2021 के बजट में बात की गई है। नैबफिट का मतलब है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। नैबफेड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए एक बैंक बनाया जाएगा। क्योंकि बैंकों की हालत खस्ता हो चुकी है, क्योंकि सब जितने भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, डेवलपमेंट बनाना है, वो हम बैंकों से उठा रहे हैं। उसके लिए पैसा हम बैंकों से उठाए जाते हैं। जितने भी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो बैंकों से पैसा उठाते हैं, और अगर को प्रॉफिट नहीं हो पाया तो बैंक लॉस में जाते हैं। तो भारत सरकार ने कहा बैंकों के जो ये लॉस हो रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए, या फिर उनको कम करने के लिए अलग ही बैंक बना दो, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, डेवलपमेंट करने में ही काम करेगा। वहीं से पैसा उठाइए और उसी को वापस दे दीजिए। आप जो रेगुलर बैंक हैं उनको मत छेड़िए, उनसे पैसा मत उठाइए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये बात थी। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने 2015 में। अगला सवाल देख लेते हैं।